तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, अब हिंदी में अब आप लोग का कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या तो 10th बीएससीबी एग्जाम 2024 के लिए जो 2023 में पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो 2023 में मतलब पूछा गया। सब्जेक्ट हिंदी का किसका? तो सब्जेक्ट हिंदी का इसलिए शुरू में डाला गया था कि सब हिंदी में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाला। तो सब्जेक्ट हिंदी का लेकर आ गया हूं जो, और ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन तो हर समय करीब करीब पूछ ही देता है, आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे प्रति हर साल के भांति। तो 450 लाने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पिछला साल तो इस चैनल से 2023 में जो बहुत से स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, वो बहुत से स्टूडेंट ने 400, 430, 440, 445 तक लाए थे। लेकिन आप लोग का पार करना 450 प्लस करना है आप लोग का। तो चलिए हमारे साथ बन रही है लगातार वीडियो में। और ये तो हमारा टाइटल लिखा, जीत है तो जीत है। क्या जीत है तो जीत है? हम जीत कर लिए कि हमें क्या 450, हमें जीत कर लिए क्या 450 प्लस लाना है। लाना है तो लाना है बस, इसलिए जीत कर ले रहिए। तो चलते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा साइड डेडिकेट करना चाहता हूं कि क्या बेहतर से बेहतर की तलाश करें, क्या बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, क्या टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। समझे? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस सारी को। चलिए आगे चलते चलते बहुत से सारी डेडिकेट होते रहेगा क्वेश्चनों के साथ साथ। तो चलते हैं आगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का ये था कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, हिंदू धर्म का या ईसाई धर्म का? तो बता दूं किसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था। क्या? सिख धर्म का। गुरु नानक ने जो किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो सिख धर्म का परिवर्तन किया था। एक का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था। आगे चलते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या बोल रहे? कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? किसके सैनिक ने घनानंद का क्या वध कर दिया था? बाबर के सैनिक ने, अकबर के सैनिक ने, नादिर शाह के सैनिक ने या हुमायूं के सैनिक ने? तो बता दूं कि जो राइट आंसर था, जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था। क्या? अकबर के सैनिक ने घनानंद का वध कर दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या बोला? क्या बोला? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? क्या? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? गुरु नानक थे, प्रेमगंज थे, घनानंद थे या रस खान थे? बता दूं कि तीन का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, रस खान थे। कौन? तो रस खान थे। आगे चलते चौथा क्वेश्चन पे। चौथा में देखिए क्या बोला कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया? मतलब जो मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर जो लिखा गया है वो किनके द्वारा भाषांतरित किया गया है? धर्म भारती द्वारा, अनामिका के द्वारा, बीरेन डंगवान के द्वारा या कुंवर नारायण के द्वारा? बता दूं कि चार का जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मेरे बिना तुम प्रभु बीर कुंवर नारायण के द्वारा क्या किया गया है? हिंदी में भाषांतरित किया गया है। आगे चलते पांचवा में। पांचवा में देखिए क्या बोला? तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहले पुस्तक के रूप में किया था? पहले पुस्तिका के रूप में किया था। अज्ञे ने किया था, बीरेन डंगवान ने किए थे या जीवनानंद दास ने किए थे या रेंद्र मारिया रिल्के ने किए थे? तो बता दूं कि पांच का जो करेक्ट आंसर था, राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था। अर्थात किसने? तो बीरेन डंगवान ने। देखिए 2023 में 2023 में ऑप्शन बी मारे होंगे, बिल्कुल राइट था, करेक्ट उनका हुआ होगा और अच्छा नंबर ला पाए होंगे। समझे? आगे चलते हैं। तो आप लोग भी 2024 के लिए एकदम तैयार हो जाइए अभी से। छठा में क्या बोला कि कवियत्री अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? ब्रज किशोर था, अवध किशोर था, श्यामनंदन किशोर था या नवल किशोर था? बता दूं कि छह का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी है, श्यामनंदन किशोर। क्या? कवित्री अनामिका के जो पिताजी का नाम है वो क्या है? तो श्यामनंदन किशोर था। आगे चलते सातवां पे। सातवां में देखिए क्या बोल रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खा। देखिए कौन सा चैप्टर से लिखा गया है? तो अक्षर ज्ञान से लिया गया। वही पूछ रहा है कि किस कविता की पंक्ति है? भारत माता का है, स्वदेशी का है, हमारी नींद का है या अक्षर ज्ञान का है? तो बता दूं कि सात का जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या? अक्षर ज्ञान का है। पंक्ति से उतर जाता है उसका खा, तो किसका? उसमें क्या किया था? कौन पार्ट में चैप्टर किया गया है? तो अक्षर ज्ञान। उसमें क्या? अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। तो उसमें क्या बच्चा को उसका उतार जाता है खा। समझे? तो ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते आठवां में। आठवां में देखिए क्या बोला कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना या कीर्तन के बिना या भजन के बिना या
दान के बिना। तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए है, गुरु ज्ञान के बिना। क्या गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को क्या मुक्ति नहीं मिलता। और क्या बोला जाएगा तो उसको सी भी बोल सकते, क्या भजन के बिना, राम नाम के भजन के बिना। आगे चलते हैं 9वां में, क्या बोला घनानंद किस धारा के कवि थे। राष्ट्रीय काव्य धारा के, रीति मुक्त धारा के, सांस्कृतिक काव्य धारा के, या छायावादी काव्य धारा के। तो बता दूं कि 9 का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी है, रीति मुक्त धारा के। घनानंद किस धारा के कवि थे, तो रीति मुक्त धारा के कवि थे, इसलिए 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आगे चलते 10वां में, 10वां में क्या बोला, कवि बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन। देखिए बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है, प्रेमघन। तो प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, 1855 में, 1857 में, 1858 में, 1859 में। तो बता दूं कि प्रेमघन अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन ए होगा, 1855 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ, 1855 में हुआ था। आगे 11वां में देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु अमरदास ने। तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्या गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह किया है वो किसने, तो गुरु अर्जुन देव ने किया है, इसलिए 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। देखिए आप लोग चैप्टर अभी से पढ़ लिए होंगे, चैप्टर अगर खत्म हो गया हो तो बहुत अच्छा की बात है, लेकिन खत्म भी नहीं हुआ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ जुड़ रहिए। देखिए 12 में क्या बड़ा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिय, क्या हिंदू वारिय मतलब ये जो पंक्ति लिखा गया है वो किस कवि का कथन है, कौन सा कवि ने लिखे हैं। गुरु नानक ने, प्रेमघन ने, रसखान ने, या घनानंद ने। बता दूं कि 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, रसखान का। ये जो पंक्ति लिखा गया है वो रसखान के द्वारा लिखा गया है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर 13 में, प्रेम एनी श्री राधिका, क्या प्रेम एनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा, क्या माली मालिन किसे कहा है। लक्ष्मी गणेश को, ब्रह्मा सावित्री को, या सीताराम को, या राधा कृष्ण को। तो देखिए प्रेम एनी श्री राधिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो रसखान के द्वारा। तो माली मालिन उसमें किन के बारे में चर्चा किया गया है, तो बता दूं कि 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया, राधा कृष्ण के बारे में उसमें चर्चा किया गया प्रेम एनी श्री राधिका चैप्टर में। तो जिनका लेखक कौन है, तो प्रेम एनी श्री राधिका का लेखक है कौन, तो रसखान है। कौन, रसखान जी हैं, समझे। आगे चलते हैं 13 हो गया, 14 पे। 14 में क्या बोला, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। स्वदेशी, प्रेमघन सर्वस्व से, या जीर्ण जनपद से, या भारत सौभाग्य से, या प्रयाग रामगमन से। बता दूं कि 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, प्रेमघन सर्वस्व से। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, इसलिए 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आगे 15 पे, 15 में देखिए क्या बोला है, युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ किस कवि की रचना है, अनामिका का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, वीरेंद्र डंगवान का है, या जीवनानंद दास का है। तो बता दूं कि 15 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सुमित्रा नंदन पंत का। युगपथ किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत का है। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं, आगे क्या, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में किया गया है। देखिए इसमें डबल क्वेश्चन हो सकता है, क्या कि ग्रामीण जीवन का जो यथार्थवादी चित्रण किया है वो किसने किया है, तो क्या आंसर होगा, तो प्रेमघन ने किया है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रेमघन रचित किस काव्य में किया गया है, प्रयाग रामगमन में, भारत सौभाग्य में, जीर्ण जनपद में, या इनमें से कोई नहीं। बता दूं कि 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, भारत सौभाग्य में। क्या भारत सौभाग्य में चर्चा वर्णन किया गया है प्रेमघन के द्वारा। आगे 17 पे क्या बोला, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने कौन सा कवि का वध कर दिया था, मतलब हत्या करवा दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का, गुरु नानक का, अज्ञे का, या घनानंद का। तो बता दूं कि 17 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, घनानंद। किसने, घनानंद का। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो घनानंद का वध कर दिए थे। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आगे 18 पे, 18 में देखिए क्या बोला कि 30 कोटि संतान नग्न, क्या बोला, 30 कोटि संतान नग्न तन, क्या नग्न तन मतलब क्या, शरीर भुजा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, मतलब ये जो पंक्ति लिया गया है वो कौन सा चैप्टर से लिया गया है, भारत माता से, स्वदेशी से, जनतंत्र का जन्म से, या हिरोशिमा से। तो देखिए आप लोग पढ़े हो तो बहुत अच्छा से याद होगा, आप लोग का पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो बता दूं कि 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, स्वदेशी से। 30 कोटि संतान नग्न, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, को
स्वदेशी से लिया गया। जिनका लेखक कौन है? स्वदेशी का लेखक कौन है? तो प्रेमघन है। क्या? प्रेमघन चौधरी जी हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं प्रेमघन चौधरी, स्वदेशी प्रेमघन चौधरी द्वारा लिखा गया है। आगे चलते 19 पे। 19 में क्या बोला कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? क्या? जनतंत्र, भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष करता है। मेरे बिना तू प्रभु, या अक्षर ज्ञान, या लौट कर आऊंगा फिर, या जनतंत्र का जन्म। तो बता दूं कि जो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन डी है, जनतंत्र का जन्म। क्या? जनतंत्र का जन्म है। आगे चलते हैं 20 में। 20 में क्या बोल रहा है भाई कि एक बूंद सहसा उछली, किसकी रचना? क्या? एक बूंद सहसा उछली, यह किसकी रचना है? अज्ञे का, गुरु नानक का, अनामिका का, या बीरेन डंगवान का? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो करेक्ट आंसर था 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा अज्ञे का। क्या? अज्ञे, अज्ञे। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो अज्ञे का द्वारा लिखा गया है। आगे 21 में, आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए बुक से तो नहीं बल्कि सभी से पूछा गया है। कितना? तो बुक से देखिए लिख देता हूं इसमें। बुक से कितना? तो बुक से 60 क्वेश्चन लिया गया, पूछा गया था। और जो ग्रामर से था, मतलब व्याकरण से कितना? तो 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन किससे? तो ग्रामर से है। और 60 क्वेश्चन किससे है? तो बुक से पूछा गया। तो चलिए अब आ गया है ग्रामर। क्या बोल रहा है? आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, प्राणीवाचक पुल्लिंग है, भयलिंग है, या स्त्रीलिंग है? तो बता दूं कि 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया, आज्ञा। आज्ञा ले ली है। क्या? आज्ञा लेनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे 22 में, वाष्प। क्या बोल रहा है? वाष्प शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? वाष्प कब निकलता है? वाष्प, वाष्प पूछ रहा है। चलिए वाष्प और भाप आप लोग पढ़े होंगे, तो वही पूछ रहा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, तद्भव है। वाष्प क्या है? तो तद्भव है। तत्सम नहीं होगा, देशज नहीं होगा, विदेशज नहीं होगा, बल्कि तद्भव हो जाएगा। आगे चलते देखिए इसमें अगर सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे अभी, क्या सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे, और बहुत जल्द सब्जेक्टिव क्लास चालू करने वाला, तो सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से आप लोग का समझ में आएगा। समझे? अभी ऑब्जेक्टिव से भी काम चलाइए सभी को। देखिए 23 में क्या बोला? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमानी, श्रीमती, श्रीमानाइन, या श्रीमानिन? तो बता दूं कि 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, श्रीमती। श्रीमान का जो स्त्रीलिंग रूप है वो श्रीमती हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 24 में। 24 में देखिए क्या बोल रहा कि लड़का का बहुवचन। क्या? लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कान हो जाएगा, लड़कों होगा, लड़के होगा, या लड़कपन हो जाएगा? तो बता दूं कि 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया। लड़का का जो बहुवचन हो जाएगा वो लड़के हो जाएगा। क्या? लड़के हो जाएगा। आगे 25 पे, संज्ञा या सर्वनाम के, क्या बोल? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहेंगे? उसे संज्ञा कहेंगे, लिंग कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, या कारक कहेंगे? तो बता दूं कि 25 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो, कारक बोलेंगे। क्या? कारक बोलेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का साथ उसका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से जहां जुदाई हो, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हो, अरे अजी। ये कितना है? तो 8 होते हैं। समझे? आगे चलते हैं 26 पे। 26 पे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं, एक सूचित कर दूं सूचना कि 10th BSCB एग्जाम 2024 के लिए तो सूर्या बैच के साथ चलने वाले क्लासेस जो इस प्रकार से है जो 2024 तक चलेगी। कौन कौन है? तो पहले मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा में साइंस हो गया, तीसरा में सोशल साइंस हो गया, चौथा में संस्कृत है, पांचवा में इंग्लिश है, और छठा में क्या है? तो हिंदी है। बे एक याद 2024 तक सूर्या बैच के साथ चलने वाली क्लासेस है। समझे? और ये तो हमारा टाइटल लिखा, जीत है तो जीत है, जीत है तो जीत है। जीत कर लिया कि 450 प्लस लाना है, तो लाना है एकदम हर हाल में लाना है। आगे चलते हैं 26 में। क्या बात में पर किस कारक की विभक्ति है? देखिए 2023 में हम नहीं बल्कि 2023 में जो पीवाई की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वही वाला क्वेश्चन को बता रहे हैं आप लोग को, फिर से सूचित कर दूं। तो क्या बात में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, या संबंध कारक? तो बता दूं कि 26 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर कारक है। तो आप लोग पढ़े, अभी पीछे बताएं पूरा,
वही में बोला कि मैं पर किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण कारक का है। आगे 27 में क्या बोला, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण। देखिए निकालती है तो क्या हो गया, उसमें जुदाई हो गया, क्या जुदाई हो गया। अगर गंगा से क्या, हिमालय से गंगा निकाल गई मतलब अलग हो गया, तो जुदाई हो गया। तो जुदाई में किसमें लगाया जाता है, तो करेक्ट आंसर बता दूं कि 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, अपदान से। अपदान से जहां जुदाई होता है, समझे, अपदान से जहां जुदाई हो, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 28 पे, हिंदी में कितने सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितना है, 14 है, 12 है, 11 है, 13 है। देखिए लिख देते हैं क्या, 14, 12, 13, यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है 13, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 11। तो बता दूं कि हिंदी में सर्वनाम का जो संख्या है वो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितना है, तो 11 है। आगे चलते हैं 29 पे, मेरा एक कुत्ता है। क्या, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बता दूं कि 29 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा एक कुत्ता है जो कहां से, तो भोपाल से लाया गया है, वो कौन सा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है उदाहरण, पुरुषवाचक का उदाहरण है। आगे 30 पे, जो संज्ञा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे वो क्या बोलते हैं, तो विशेषण बोलते हैं। ये तो भी पूछने वाली बात है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था, काश ऐसा क्वेश्चन 2024 में पूछे तो बच्चा का मन एकदम गदगद हो जाएगा। क्या, सभी को 450, क्या 450 मतलब कि 500 तक पहुंचा देंगे सभी को, ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो। आगे चलते हैं 31 पे, मगमा को किसके साथ विवाद था। मगमा को किसके साथ विवाद था, पोता के साथ। देखिए यहाँ क्या लिखा, गंजम्मा नहीं बल्कि नजमा हो जाएगा, क्या नजमा हो जाएगा, नजमा 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 कर दीजिए यहाँ। पोता के साथ, नजमा के साथ, मालकिन के साथ या पड़ोसी के साथ। नजमा क्या था, तो उसका पतोहू लिख देते हैं यहाँ, क्या पतो थी, पतो। तो मगमा को किसके साथ विवाह था, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी हो गया, पतो के साथ उसका झगड़ा रहता था। किसके झगड़ा रहता था, पतो के साथ। किसके लिए, तो पोते के लिए। जब उसका पतो पोते को बहुत पीटा था, इसके लिए मगमा को पतो से अपना झगड़ा रहता था, समझे। आगे चलते हैं 32 में, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। पंजाबी के, अंग्रेजी के या उड़िया के। सात कोड़ी होता कौन सा भाषा में अपने जो चैप्टर में जो लिखा है वो कौन सा भाषा में अपना प्रयोग करते थे। तो बता दो कि 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, उड़िया। कौन, उड़िया भाषा में प्रयोग करते थे। आगे है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तूफान जब आया था ना, तो किसका घर टूट गया था, गुरुनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का या लक्ष्मी का। ढाते विश्वास में पूछ रहा है कि तूफान में किसका घर टूट गया था। बता दूं कि 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्या लक्ष्मी का। क्या, लक्ष्मी का घर बेचारा टूट कर बह गया था। लक्ष्मी का पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मी का पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। जो कहां में, तो जो कोलकाता में। कहा में, तो कोलकाता में बेचारा नौकरी करते थे। कोलकाता में मतलब कि मजदूरी करते थे, समझे। इनका क्या हो गया, तो ये हो जाएंगे पति देव जी, समझे। आगे चलते हैं 34 में, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। मतलब किनको महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। सीता को, पुष्पक को, नारायण को या भंवरी को। बता दूं कि 34 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन नहीं होगा, सीता। मतलब धरती कब तक घूमेगी। धरती ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो लिया गया है धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी। तो उसमें जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो सीता है, समझे। उन्हीं को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। आगे 35 में, बिरजू, क्या बिंजू नहीं बल्कि बिरजू के पत्नी का नाम क्या था। बिरजू के पत्नी का नाम क्या था, राधा था, पुष्पा था, भंवरी था या मीरा था। तो बता दूं कि 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिरजू के पत्नी का क्या नाम था, तो मीरा। मीरा कौन था, तो मीरा, समझे। आगे 36 में, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। देखिए कौन सा बुक से लिया गया, कौन सा चैप्टर से, तो नगर से लिया गया है। तो कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, 49 नंबर, 50 नंबर, 48 नंबर या 51 नंबर।
तो बता दूं कि 36 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 48 नंबर कमरा दिखाने को कहा गया था। कितना? तो 48 नंबर कमरा दिखाने को कहा गया था। आगे चलते हैं 37 में, पहले दिन पापाती को क्या था? खांसी था, शरीर में दर्द था, सिर दर्द था या बुखार था? तो बता दूं 37 का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? पहला दिन सिर दर्द था, हल्का क्या? सिर दर्द था, समझे? पहला दिन। आगे चलते हैं 38 में, माँ क्या लिखा गया है? माँ नहीं बल्कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? पत्र लिखवाया अपने घर आने के लिए अपने पुत्र को। माँ जी ने लिखवाया था, छोटे पुत्र ने लिखवाया था, कामू ने लिखवाया था या पड़ोसी ने लिखवाया था? चलिए बताइए क्या होगा। तो बता दूं कि 38 का जो राइट आंसर है, आप लोग देखिए अगर कोई त्रुटि लगे तो कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो या गलती होगा तो उससे सुधार करके कमेंट कर सकते हैं। बता दूं कि 38 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन है, माँ जी ने अपने क्या अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, माँ जी ने लिखवाया था। आगे 39 में क्या, खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? सात कोई होता का, ईश्वर पेडनेकर का, सुजाता का या सांवर दैया का? सांवर दैया का। तो क्या होगा? खून की सगाई, खून की सगाई। तो बता दूं कि 39 का जो राइट आंसर होगा, 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ईश्वर पेटलिकर द्वारा लिखा गया खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया। आगे 40 में क्या बोला? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कौन सा शहर को? कटक शहर को बनवाने के लिए, बचाने के लिए। राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज ययाति केसरी ने या राजा स्कंद बर्मन ने? बता दूं कि 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। किसने? तो ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाया था। आगे चलते हैं 41 पे, गायक शब्द में प्रत्यय, गायक शब्द में प्रत्यय होगा। देखिए प्रत्यय कहाँ रहता है? तो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। तो का हो जाएगा? यक होगा, अक होगा या का होगा? तो बता दूं कि 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अक। अक मतलब ग यक, यक ना पुत्रा, यक। अक यक नहीं बल्कि अक हो जाएगा, अक, ग यक, अक, समझे? आगे चलते हैं 42 में, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु, तालु के यहाँ तालु कर दीजिए। तालु का विशेषण क्या होगा? तालु होगा, तालु होगा, तालीय होगा, तालुई होगा या तालव्य हो जाएगा? तो 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, तालव्य हो जाएगा, तालव्य। तालु शब्द का जो विशेषण है वो तालव्य है, समझे? आगे चलते हैं 43 पे, संधि में किनका योग होता है? दो वर्गों का, दो पदों का, दो स्वरों का या दो शब्दों का? तो 43 का क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, क्या हो गया? किसका योग होता है? दो। संधि किसे कहते हैं? क्या संधि किन्हें कहते हैं? तो इसमें क्या होगा? वर्णों हो गया। देखो वर्ग नहीं बल्कि बार्ग हो गया, वर्णों के मेल से बन शब्द को क्या बोलता है? तो संधि बोला जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन होगा, वर्ग नहीं बल्कि बर्न होगा। 24-43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 44 में, 44 में क्या बोला? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो। क्या? समासिक पद अवयव हो, तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो बता दूं कि 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, अव्ययी भाव समास। जिसमें क्या पूर्व पद प्रधानता हो उसमें समास पद में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 44 हो गया 45 पे। 45 में क्या बनेगा? रोग ग्रस्त कौन सा समास है? मतलब रोग से ग्रस्त कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? तो बता दूं कि 45 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष समास। क्या रोग से ग्रस्त है उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे 46 में, वह बाजार की ओर आया होगा। क्या? वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध, पद का बंध? तो बता दूं कि 46 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगी, क्रिया पदबंध। क्या? वह बाजार की ओर आया होगा, तो क्रिया पदबंध है। आगे चलते हैं 47 पे, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके कोई दूसरा
अंग वाक्य हो उसे क्या बोलते हैं। क्या बोला कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त भी, मतलब उसके अतिरिक्त कोई एक दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या बोलेंगे। मिश्र वाक्य बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो बता दूं कि 47 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो ऑप्शन ए होगा, मिश्र वाक्य बोलेंगे। क्या एक साधारण वाक्य तो है, उसमें क्यों एक अतिरिक्त वाक्य दिया गया, उसमें क्या बोलेंगे, तो उसे मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य के रूप में बोला जाएगा। आगे 48 पे, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। क्या कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सरल वाक्य। क्या कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो हरा दिया तो हरा दिया, एकदम सिंपल बात है, सिंपल वाक्य साधारण है। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो हरा दिया तो हरा दिया, क्या होगा, सरल वाक्य हो गया। आगे चलते हैं 49 पे। 49 में क्या बोला कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध कौन लिखा गया है। तो चूहा कपड़ा उतार कर फाड़ दिया, क्या बोल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, ये भी नहीं हो जाएगा। और सी में क्या हो रहा है, मकड़ी जाला बूंद रही है, मकड़ी क्या जाला बूंद रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यही हो गया, ऑप्शन सी। बाकी ये राम और मोहन घोर मिल रही है, नहीं हो जाएगा। करेक्ट कौन है, तो ऑप्शन सी है, मकड़ी जाला बूंद रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते 50 में। 50 में क्या पढ़ा कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अची, वाशव, एक दंत या नन ऑफ दीज। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं होता। क्या गणेश का पर्यायवाची है, देखिए सॉरी थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन एक दंत हो जाएगा। क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन होगा, ऑप्शन सी हो गया, एक दंत हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले भी एक सारी डेडिकेट करना चाहता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का जुनून भर जाए। क्या बोल रहा है कि जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोच के, क्या जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचकर बैठे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन मानो कि इस सोच के साथ अगर की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर जाओगे। और ऐसा करने से हमें एकदम गारंटी के साथ देते हैं कि आप लोग 450 प्लस नंबर आएगा। क्या 450 प्लस नंबर आएगा, क्या ये सोचकर बैठे कि आज हमारा आखिरी एग्जाम है, समझे। बस चलता हूँ। और तो बाकी सारी डेडिकेट सुनने की कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ आए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आगे देखिए 51 में क्या बोला, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा, दयनीय जीव किसे कहा है। अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को या अल्पज्ञ बहन को। तो बता दूं कि 51 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, देखिए थोड़ा सा यहाँ बैटरी डाउन हो रहा है, तो बता दूं कि 51 का जो करेक्ट आंसर है 51 का, वो ऑप्शन बी हो गया, अल्पज्ञ माँ को। किसे कहा, तो अल्पज्ञ माँ को कहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे कितना हो गया, 51 हो गया 52 पे। 52 में क्या पढ़ा है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में क्या बोल रामसीय शब्द अंकित है। क्या रामसीय शब्द अंकित है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, बादशाह। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि बादशाह जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, बादशाह औरंगजेब ने या बादशाह बाबर ने। तो बता दूं कि 52 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है 52 का, वो ऑप्शन बी है, बादशाह अकबर ने। किसने, तो बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर क्या नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है, मतलब रामसीय शब्द लिखा गया है, समझे। आगे चलते हैं 53 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, मतलब चंद्रगुप्त जो द्वितीय विक्रमादित्य का जो ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम था, वो क्या था। बहादुर, महादेवा, देव या दत्त। देखिए हम लोग का भी क्या उपनाम है, हम लोग का भी नाम एक तो होता है ओरिजिनल नाम, डॉक्यूमेंट नेम या ओरिजिनल नाम, और बाकी उपनाम भी होता है। क्या कोई क्या होता है, तो कोई का फलना चिलना होता है नाम ना, जैसे रखा जाता है नाम, ओरिजिनल नाम कुछ और है लेकिन दूसरा नाम का दूसरा है, जैसे महादेवा, जगदेवा, ये सब होता है ना, बउला, ये सब क्या हो गया, उपनाम के रूप में आता है, समझे। तो उन्हीं के लिए बोल रहा है कि उपनाम क्या था। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी था, देव। उनका क्या था नाम था, तो देव नाम था। आगे चलते हैं 54 में। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला, क्या श्रवण बेलगोला नामक स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मतलब देखिए कर्नाटक में बोला कि श्रवण बेलगोला जो स्थान है वहां किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्धों का या शैव मुनियों का या वैष्णवों का या जैनों का।
या जैन धर्म का, वही पूछ रहा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या वैष्णव धर्म। तो बता दूं कि 54 का जो करेक्ट आंसर है 54 का वो ऑप्शन है बौद्धों का। क्या बौद्ध धर्मों के लिए वहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे 55 में बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। नेपाली गवाई गोरखे का, या चौकीदार का, या विद्यार्थी का, या स्वतंत्रता सेनानी का। तो बता दूं कि 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ये है क्या, नेपाली गवाई गोरखा का। नेपाली देखिए कहाँ बहादुर किससे लिया गया है, तो नेपाल बहादुर दिल बहादुर क्या नेपाली गवाई गोरखे का लिया गया, समझे। आगे चलते हैं अपन में बहादुर से क्या बोल, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई। देखिए बहादुर अगर जब मारा था भैंस को तो वो किसके पास चला आया, पड़ोसी के पास, बहादुर की माँ के पास, या लेखक के पास, या चरवाहे के पास। बता दूं कि 56 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था क्या, बहादुर के माँ के पास। वही ना हुआ था कि बहादुर ने क्या भैंस को मारा था तो बहादुर के माँ के पास आ गया था, लेकिन बहादुर के माँ जब बहादुर को मारा था तो भाग कर कहीं दूसरे जगह चला गया था, समझे। आप लोग को चैप्टर पढ़ाऊंगा ये बार तो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, बहुत रोमांटिक भी कीचड़ लगा होगा। 57 में देखिए बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बिरजू महाराज का, यतीन्द्र मिश्र का, रामविलास शर्मा का, या महात्मा गांधी का। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका 57 का। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यतीन्द्र मिश्र का। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो यतीन्द्र मिश्र का। यतीन्द्र मिश्र का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 58 में दक्षिण भारत के मंगल क्या बोला, नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। चैता की, पर्वत गीत की, भ्रम गीत की, प्रभाती की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट, तो बता दूं कि 58 का जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, पर्वतीय की। किसके, पर्वतीय गीत का है, पर्वतीय गीत का है। आगे 59 पे मरते दम तक क्या बोलेगा, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना काशी। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना काशी छूटेगी, यह कथन किसका है। बिस्मिल्लाह खां का, क्या बोल रहा है, बुद्धिआदित्य मुखर्जी का, या पंडित का लिखा गया है पंडित राम सहाय मिश्र का, या मोहम्मद खान का। तो बता दूं कि 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, तो है ना बोले थे कि मारते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना काशी छूटेगी, बिस्मिल्लाह खां का लिखा गया था। अगर 60 में नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लालसा, शिष्ट तरीका, या आराम। तो बता दूं कि जो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिष्ट तरीका। नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है वो शिष्ट तरीका होता है, क्या शिष्ट मतलब शिष्टाचार वाला तरीका होता है। आगे 61 पे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी जी को देखिए नाम तो तक गांधी जी, लेकिन उनका महात्मा को उपाधि किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा से उपाधि दिया क्या उपाधि के नाम से दिया था, समझे। आगे 62 में मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति क्या, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या महात्मा गांधी ने। वही महात्मा गांधी। बता दूं कि 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने बोले थे भाई। किसने, महात्मा गांधी ने बोले थे। आगे 63 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डायरेक्ट मारिए ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। आगे 64 में विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया। विष के दांत, मित्र मिलन से, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से, कुहासा से, या मौत का नगर से। तो क्या हो जाएगा 64 का। बता दूं कि 64 का जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। विष के दांत शीर्षक किस कहानी से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। आगे 65 में बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। क्या बड़े लड़के का नाम क्या था, सुमित, श्याम, किशोर। तो बता दूं कि 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी था, किशोर था। क्या नाम था, तो किशोर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। आगे 66 में निम्नलिखित में से कौन
हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। क्या हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर या रामधारी सिंह दिनकर। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो गया, भीमराव अंबेडकर थे। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे 67 पे, मेघदूत को जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? क्या मेघदूत को, क्या मेघदूत ने सबसे पहले क्या बोलते जर्मन में पद में किसने अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने, महात्मा गांधी ने, यतीन्द्र मिश्र ने या अमरकांत ने? तो बता दूं कि 67 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया, मैक्स मुलर ने। किसने? तो मैक्स मुलर ने मेघदूत को जर्मन में क्या अनुवाद किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 68 पे। 68 में क्या बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1908 में, सन 1907 में या 1906 में या सन 1911 में? बता दूं कि 68 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सन 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। द्विवेदी का जी का जन्म हुआ था। आगे 69 में, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? मतलब किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, पाश्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का या इनमें से कोई नहीं? बता दूं कि 69 का 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, मानवीय वृत्ति का। मानवीय वृत्ति का, वही मानवीय वृत्ति या पाश्विक वृत्ति भी बोला जाता है। तो जो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उसको मार लीजिए पाश्विक वृत्ति का। क्या? तो मार लीजिए इसका पाश्विक वृत्ति का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझे? आगे चलते हैं। आगे 70 में, धारा नगरी का कौन, क्या बोलते धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग, क्या बोल विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? क्या शिलाहार शासक केसीदेव या राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष या परमार शासक भोज या प्रतिहार शासक महेंद्रपाल? बता दूं कि 70 का जो राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, परमार शासक भोज। क्या? परमार शासक भोज प्रसिद्ध है। आगे 71 में, देखिए 71 में बढ़ने से पहले आप लोग का शादी के लिए रूप में एक डेडिकेट करना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या? काम करो ऐसा कि एक, यहाँ कलर चेंज कर दूं, कि एक पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता, क्या? यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। वो वाला जिंदगी हमें नहीं जीना है, भेड़िया वाला जिंदगी, बल्कि यहाँ राधा की तरह एक जिंदगी जीना है। तो अभी से मेहनत करने पड़ेगा। क्या? अगर राजा की तरह चमकना चाहते हैं तो गुलाम की तरह खटना, पसीना बहाने पड़ेगा। नहीं बोलता है कि जो पसीना से, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ निवास बदल सकता है और जो पसीना से नहाएगा वो एक दिन अपना इतिहास बदलेगा। समझे? तो आगे चलते हैं। आगे देखिए 71 में क्या बोल रहा है कि स्वरों के उच्चारण में, आगे चलते हैं, थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे? यहाँ क्या बोल रहा है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर पूछ रहा है। तो बता दूं कि 71 का जो करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 3 हो जाएगा। क्या? 3 वर्ण के मेल से बने हो गए हैं। समझे? आगे चलते 72 में। 72 में क्या बोलते हैं? चा शब्द का उच्चारण, मतलब चवर्ग में पूरा चा के बल्कि पूरा चवर्ग लिखा जा सकता है। उसमें क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? मुर्दा होगा, दंत होगा, तालु होगा या ओष्ठ होगा? तो 72 का बता दूं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। क्या? इचू या सानम तालु? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चवर्ग में क्या हो गया? तो चा, मतलब पूरा चा था, चा छा जा और यहाँ आ जाएगा, तो उसमें क्या हो गया? तो तालु होता है। आगे चलते हैं 73 में क्या होगा? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन होगा? अंतस्थ व्यंजन कौन होगा? का होगा? सा होगा या दंत सा, तलाबी सा या ला हो जाएगा? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। क्या हो गया? ला हो गया। क्या बोल रहा है? शब्द का तीसरा शब्द क्या होता है? तो तीसरा में क्या हो गया? या रा ला। तो ये तीसरा वर्ड में आ गया तीसरा में, तो ये ऑप्शन ये हो गया। क्या? ला हो गया। क्या? अंतस्थ व्यंजन के रूप में आ जाएगा। आगे 74 में, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है या कोई नहीं? तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो 74 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया, ह्रस्व स्वर। एक मात्रिक स्वर में निम्न में कौन होगा? तो ह्रस्व स्वर के रूप में माना था परमाणु स्वर। आगे 75 में, 25 में क्या बोला कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर का क्या अंतिम ध्वनि क्या होता है? व्यंजन होता है, स्वर होता है या संयुक्त स्वर होता है या क्रिया के रूप में होता है? बता दूं कि 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया, संयुक्त स्वर। क्या बोला कि मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि के रूप में संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगर 76 पे, यद्यपि शब्द को संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब यद्यपि शब्द में जो संधि विच्छेद है वो
क्या हो गया, यद प्लस क्या जोड़ अपी हो जाएगा, या यद जोड़ या अपी, देखिए ये भी उस तरह से लिखा गया है। और सी में क्या बोल रहा है, यदि जोड़ अपी, और डी में क्या बोल रहा है, यद जोड़ अपी होगा। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो गया। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो कौन होगा, यदि जोड़ अपी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 77 में, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, शिष्म या विधि या प्राण या दधीची। तो बता दूं कि 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया भीष्म। सानी इस तरह से लिखा जाता है भीष्म, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया भीष्म हो जाएगा। आगे 78 पे, निम्नलिखित चीजों में से इकहारा उदाहरण, क्या इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन हो जाएगा, इस तरह से होगा, या ये होगा, या ये हो जाएगा, या डी में हो जाएगा। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी हो गया। क्या इकहारा उदाहरण के चिन्ह में रूप लिखा जाता है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आगे 79 में, तरा शब्द क्या है, तरा तरा, केरला में जो तरा आता है उसमें स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या उष्म व्यंजन है। बता दो कि 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तरा शब्द में क्या हो गया, तो अंतस्थ व्यंजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं 80 पे, उस विकारी शब्द को क्या कहेंगे, क्या उस विकारी शब्द को क्या बोलेंगे जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। सर्वनाम बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, या संज्ञा बोलेंगे। तो बता दूं कि 80 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव का बोध होता है, उसे क्रिया बोलते हैं। आगे चलते हैं 81 में, क्या बोल रहा है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम, मतलब अंतर्मुखी शब्द का क्या बोल रहा है, उल्टा क्या हो जाएगा, बहिमुखी हो जाएगा, या बरही द्वंद्व हो जाएगा, या डी में बोल रहा है इनमें से क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए मात्र दो एक ऑप्शन दिया गया, तो बता दूं कि 81 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया। अंतर्मुखी शब्द का जो उल्टा होता है वो बरहीमुखी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बरहीमुखी हो जाएगा। आगे 82 में, जिसे ईश्वर में विश्वास है, क्या जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, मतलब दिया गया क्या, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द दिया गया है। नास्तिक हो जाएगा, आस्तिक होगा, बहिरंग होगा, या जिज्ञासा होगा। तो बता दूं कि 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आस्तिक होगा, जिसका क्या ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसमें जो विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक बोलेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए क्या, तो उसके लिए नास्तिक बोलेंगे। आगे चलते हैं 83 पे, उगाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उगाल देना मुहावरे का अर्थ, देखिए ये सब कौन सा क्वेश्चन है, तो इसे सूचित कर दूं कि 2023 में जो पीवाई की क्वेश्चन है, 2023 का पीवाई की क्वेश्चन, मतलब जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है वही वाला टोटल क्वेश्चन है। तो उगाल देना मुहावरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, वो ऑप्शन सी हो गया, गुप्त बात प्रकट कर देना। क्या, गुप्त बात को प्रकट कर देना, मतलब कि क्या होता है, उगाल देना होता है मुहावरा इसका। आगे 84 में, आकाश शब्द का पर्यायवाची अनल होगा, निकेतन होगा, बेसर होगा, या गगन। मतलब आकाश शब्द को और कौन सा नाम, मतलब उपनाम क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द में। बता दूं कि 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन क्या, डी हो जाएगा, गगन। गगन क्या, गगन हो जाएगा। आगे आगामी शब्द का विलोम, आगामी शब्द का उल्टा, विगत होगा, आगत होगा, सुगम होगा, या उत्तम हो जाएगा। तो बता दूं कि आगामी का जो विलोम होता है वो विगत होता है, आगामी का जो उल्टा होता है वो विगत होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलिए, आगे बढ़ने से पहले भी एक सारी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरा बहुत करीब है, अब बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। क्या, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। आगे चलते हैं। अगर 86 में क्या वर्ग, बिना पलक गिराए, क्या बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, ये भी दिया गया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आप मरण बोलेंगे, आप पलक बोलेंगे, आजीवन बोलेंगे, या आप परिमित बोलेंगे। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, आप पलक। क्या, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द बोलेंगे, आप पलक बोलेंगे। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 87 में, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्तियां का अर्थ क्या होता है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्तियां दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या होता है, डिंग हंगना, अपनी बुराई नहीं दिखती है, या मूर्ख धनवान, या दोहरा लाभ। बता दूं कि 87 का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया, अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा मतलब क्या बोलता है कि अपना कोई बुराई नहीं देता, बस दूसरे का बुराई करना जानता है लेकिन अपनी बुराई नहीं दिखता, उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे 88 में, त्रिपाद में कौन सा समास होगा, त्रिपाद मतलब कितना, तीन पाद, मतलब तीन पाद मतलब क्या होगा, पैर। तो क्या होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, या द्वंद्व। तो 88 में क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्विगु। अगर इसमें संख्या का बोलो तो उसमें क्या होता है, द्विगु होता है, तो त्रिपाद हो जाएगा द्विगु। आगे चलते हैं
89 में लोगों ने चोर को मारा। क्या बोला कि लोगों ने चोर को मारा। किस कारक का उदाहरण? लोग ने चोर को मारा। संप्रदान, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। लोगों ने चोर को मारा। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, कर्म को। क्या बोलता है? कर्म। कर्म में क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, कर्म को। तो वही बोला लोगों ने चोर को मारा, तो को कौन हो गया? कर्म को हो जाएगा। आगे 90 में पयोधर शब्द का संधि विच्छेद। पयोधर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का? तो बता दूं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, पय जोड़ ओधर, पय जोड़ ओधर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सटीक आंसर। आगे 91 में 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक वाचक। तो क्या बोला जिसमें संख्या का बोध है, इसमें 50 बोल रहा है, तो संख्या जाहिर सी बात है कि संख्यावाचक बोध हो जाएगा। तो काम का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 92 में क्या बोला? मोहन मुझसे किताब लिखाता। क्या? मोहन मुझसे किताब लिखाता है। किस क्रिया का उदाहरण बोला? क्रिया पूछ रहा है, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो क्या बोला? मुझसे किताब लिखाता है, लिखता नहीं बल्कि लिखाता बोला, मतलब काम करवाता उससे। तो क्या हो गया 92 का? तो ऑप्शन बी हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन प्रेरणार्थक, प्रेरणा देता क्या? बुक लिखने के लिए। आगे चलते 93 में। 93 में क्या बोलते? सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। क्या? सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि 93 का जो करेक्ट आंसर है क्या? नहीं रहेगा, मतलब क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, भविष्य काल का हो जाएगा। आगे 94 में कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं। क्या? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचय कर लेते। मतलब क्या बोला कि ये अपना अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में अपना विलीन हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे, योग रूढ़ शब्द बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। बता दूं कि 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। क्या? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। आगे 95 में अजान शब्द में उपसार, अजान शब्द में उपसार क्या हो जाएगा? अजा, अजा, अजू या मतलब उपसार कहाँ लाता? जो शब्द के किसी शब्द का क्या पहले लाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट कर देता है। तो क्या होगा राइट आंसर 95 का? तो ऑप्शन डी हो गया, आ हो जाएगा था। क्या? आ। बाकी तो जान बच रहा है, तो जान एक अर्थ निकाल रहा है ना। क्या? तो नहीं बोलेगा किसी शब्द को पहले लाकर अर्थ सब अर्थ में प्रकट करता है, तो आ लग गया और जान हो गया, अलग हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे 96 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, कश्यप परिवार में या क्षत्रिय परिवार में या दलित परिवार में? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, दलित परिवार में थे बेचारा, जहां तक भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 96-97 पे। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? कौन सा नगर में हुआ था? डेसार्ट, अच्छा डेसाई, डेसार्ट नहीं बल्कि डेसाई हो जाएगा। क्या? डेसाई नगर में, हैसे में या बवेरिया में या क्या थुरिंगिया में? तो करेक्ट आंसर बता दूं कि 97 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन है, देखिए डेसाई नहीं बल्कि देसाई कर दीजिए। यहाँ क्या? देसाई हो गया। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है देसाई में हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन यही मार लीजिएगा, देसाई मार लीजिएगा। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के देसाई नगर प्रांत में हुआ था। अगर 98 में भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण का, वैदिक धर्म का या लैटिन संस्कृति का या सीरियाई संस्कृति का? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, ब्राह्मण या वैदिक धर्म का है। भारत भूमि किसकी है? तो वैदिक या ब्राह्मण भूमि का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगर 98 हो गया 99 में वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था? वाराणसी के पास मिला था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को या वारेन हेस्टिंग्स को या सर जॉन शोर को? बता दूं कि 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन से वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो वाराणसी के पास दारिश नामक सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था, घड़ा मिला था जो सिक्का से भरा हुआ था। आगे चलते हैं 100 में। क्या बोलते? परल मानव का अर्थ क्या होता है? परल मानव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव या प्राचीन मानव? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का वो ऑप्शन सी होगा, धार्मिक मानव। परल मानव का जो अर्थ होता है वो धार्मिक मानव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बस 2023 का पीवाई की क्वेश्चन समाप्त हुआ।
प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे चलिए, आगे लास्ट है। लास्ट में भी एक साइड डेडिकेट किया हुआ कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है। क्या कामयाबी सुबह के जैसी होती है? मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। क्या? मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। इसलिए 2024 के लिए रात दिन एक कर दीजिए ताकि 450 प्लस नंबर आ पाए। चलते हैं आगे। बस आगे समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा साथी भाई STL। चलिए फिर मिलते हैं। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।